First of all, I would like to answer one doubt. Rohit Gola is asking that क्या BLLB BHU में एडमिशन CUCT से होगा? रोहित, द थिंग इज दैट कि वी आर नॉट कन्फर्म्ड, हम 100% नहीं बताते हैं, बट 99.99% BHU BLAT इस बार एंट्रेंस अपना अलग से ही लेगी. मतलब BLAT वुड बी कंडक्टेड इंस्टेड ऑफ CUCT फॉर एडमिशन टू BHU's 5 years law entrance examination. Okay. So let's see what happens. Official notification either from CUCT or from BHU is yet to arrive, but BHU ही होगा इस बार. BHU BLAT के थ्रू एंट्रेंस लेगी and CUCT would take admission from next year onwards. Okay. Before proceeding with today's session, I just want to quote something. कि winners do not do different things. Winners do not do different things. They do things differently. ओके, सो वी विल ट्राई कि हम भी अपने कुछ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट क्राइटेरियाज, डिफरेंट वेज निकालें जो हमें विनर बनाए. सो इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ BHU's प्रीवियस ईयर पेपर्स 2018, 2019 एंड 2020. हमें 3 साल के पेपर्स को इन डिटेल एनालाइज करेंगे और वी विल सी दैट व्हाट वाज द पैटर्न, हाउ द पैटर्न फ्लक्चुएट्स फ्रॉम एवरी ईयर और किस तरह इन सेक्शंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फ्लक्चुएट होते आए हैं. बिकॉज यू नो दैट BHU का जो टोटल पेपर है, द टोटल पेपर इज नॉट इन सेक्शनल फॉर्म, वो पूरा स्कैटर्ड है. क्वेश्चन नंबर 1 मे बी फ्रॉम इंग्लिश एंड क्वेश्चन नंबर 150 कैन ऑल्सो बी फ्रॉम इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. गुड इवनिंग एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट इज BLAT. आई होप, मुझे पता है कि यू ऑल ऑलरेडी नो कि BLAT क्या है, बट फिर भी इफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनअवेयर कि BLAT है क्या, सो लेट्स सी दैट व्हाट इज BLAT. BLAT is law entrance examination that is conducted by Banaras Hindu University for admission to its BA LL.B honors course. Okay, BHU offers 3 years law as well as 5 years law, but BLAT is only for 5 years law program, not for 3 years program. For 3 years program, BHU conducts a separate entrance test. And it offers a total of 60 seats. The maximum limit in BHU's Faculty of Law is 60 seats. Means the seats may be below 60, but it can never be above 60. The maximum permitted limit of seats in BHU's 5 years law program is 60 seats. Okay, so BLAT is conducted for admission to these 60 seats in BHU's Faculty of Law 5 years law program. Sir, I am in tensions. What do I do? Vishal Gupta is asking. What sort of tension, विशाल? टेंशन स्टडी की कि किस तरह पढ़ें ये सब. सो दैट्स वाई वी आर हियर. ग्रेड अप इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहा है ताकि आपकी इस टेंशन को एटलीस्ट कम किया जा सके, इफ नॉट रिजॉल्व परमानेंटली. टेंशन में तो सभी रहते हैं. सो एंड डू यू नो समथिंग, मुझे एक बात पता लगी अभी रिसेंटली एंड आई थॉट हो सकता है मैनी ऑफ यू स्टूडेंट्स आपको पता हो, बट आई थॉट कि स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है कि जो 5 years BLLB कोर्स है, दिस कोर्स इज अ स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी कैटेगरी. इट इज इन दिस कैटेगरी. मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज प्रोवाइड करती है उसमें वो ये उन ट्रेडिशनल कोर्सेज में नहीं आता है. इट इज इन स्पेशल कैटेगरी. ओके, लेट मी यूज द पेन. So guys, this course is in special course category. मतलब BHU ट्रेडिशनली 5 years लॉ नहीं कराती थी, 3 years लॉ ही कराती थी. एंड ऑन सम स्टूडेंट्स डिमांड या जो भी इसके पीछे रीजन रहा होगा, BHU ने स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया फॉर 5 years लॉ प्रोग्राम. एंड दैट्स वाई एक स्पेशल कोर्स फी भी होती है इन एडिशन टू द यूनिवर्सिटी फी. And that's the reason that there is a special fee of 60,000. BHU में 5 years law की there is a university fee of around 6,000 rupees, and in addition to that आपको इस 5 years law की एक special fee भी पे करनी पड़ती है, a fee of 60,000 rupees. Now what does BHU's official website say on BLAT paper pattern? Okay, अगर हमको एक्चुअल पेपर पैटर्न जानना है तो वी हैड टू नो कि BHU की ऑफिशियल वेबसाइट क्या कहती है. बिकॉज ऑफिशियल वेबसाइट इज समथिंग विच इज द मोस्ट रेलिवेंट थिंग वी हैड टू नो. तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट में एक पैराग्राफ है इन BHU लॉ एडमिशन पोर्टल, और वो पैराग्राफ सीधे सीधे बोलता है दैट देयर शैल बी वन पेपर ऑफ 120 minutes. 120 minutes which means 2 hours duration. The duration should be 120 minutes and it would carry 450 marks.
450 marks containing 150 multiple choice questions. It means total number of questions would be 150 and the total marks, the maximum marks is 450, which means 3 marks for every correct answer. And these questions shall be based on general awareness and current affairs, legal aptitude and mental ability. These are the 4 sections. General awareness and current affairs constitutes 1 section. Legal aptitude constitutes 2nd section. Mental ability is the 3rd section. And the paper will also include multiple choice questions on English comprehension. It is the 4th section. So BHU syllabus is divided into 4 sections according to the official website. And those 4 sections are general awareness and current affairs, legal aptitude, mental ability, and English comprehension. These 4 are the sections in which the whole paper is divided. Although there are no specific sections, there are no specific questions allotted to a specific section, as the whole paper is scattered among these 4 sections. Okay, and this information is from bhu.ac.in/law/admission. There is a paragraph वो यही बात बताता है इस वेबसाइट पर. Some students might be wondering कि हमें एनालिसिस जानने की जरूरत ही क्यों है. So अंडरस्टैंड कि एनालिसिस है क्या. एनालिसिस इज द फोरमोस्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन, टुवर्ड्स एन इफेक्टिव प्रिपरेशन. अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आपकी एक इफेक्टिव प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती है. यू ऑल माइट वॉच क्रिकेट. क्रिकेट में आपने देखा होगा कि द होम टीम इज ऑलवेज ऑन एन एडवांटेज. होम टीम एडवांटेज पे होती क्यों है? होम टीम इज ऑन एन एडवांटेज क्योंकि वो उस ग्राउंड पर पहले भी काफी बार खेली है एंड दे हैव एन एम्पल टाइम टू एनालाइज दैट ग्राउंड, द पिच ऑफ दैट ग्राउंड. Okay, so this examination BLAT is your ground on which you have to perform. तो अगर इस ग्राउंड को एनालाइज नहीं करेंगे then how can you be on the advantage like a home team on its cricket ground? So that's why we are going to analyze this paper. Previous 3 years papers का analysis होगा यहाँ पे 2018, 2019 and 2020. So BLAT, let's see the structure of the examination. अभी हमने paragraph में पढ़ा. We have broken down this paragraph into small points ताकि आपके लिए easy हो. The duration of the examination is 120 minutes, which means 2 hours. The number of questions would be 150. The marking pattern is +3s -1. This is something जिस पे नोटिस करने की जरूरत है क्योंकि हम सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को अगर देखें तो उनमें द नेगेटिव मार्किंग इज 1/4. मतलब अगर आप एक करेक्ट आंसर करेंगे तो आपको अगर 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो नेगेटिव पे 1 मिलेगा. बिकॉज क्लैट में एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस में करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलता है. तो 0.25 दैट इज 1/4 ऑफ 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट. बट BHU में काफी हेफ्टी नेगेटिव मार्किंग है. इंस्टेड ऑफ 1/4 BHU आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देता है. मतलब हर 3 पर अगर हम इसको इस 1 से करें कंपेयर तो हर 1 मार्क पर आपको अराउंड 0.25 की जगह 0.35 to 4, नॉट एग्जैक्ट बट इतना आपको नेगेटिव मार्किंग होती है. सो BHU's नेगेटिव मार्किंग इज हेफ्टी देन एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस नेगेटिव मार्किंग. बाकी सब वो 1/4 नेगेटिव देते हैं और ये 1/3 नेगेटिव देता है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. सो बीवेयर ऑफ मार्किंग एनी रॉन्ग आंसर इन BLAT's एग्जामिनेशन. नेगेटिव मार्किंग हेफ्टी है. Okay, the maximum marks is 450 and total number of questions is 150. Minimum marks is 150. Minimum marks is 150 क्योंकि आपने पूरे ही 150 questions को wrong कर दिया, then 1 mark for each answer would be deducted, which would land you on -150. Hope ये number आपको कभी ना देखना पड़े. Multiple choice questions with each question having 4 options. Okay, इसमें भी MCQs होंगे and every question would have 4 options. I don't think इसमें किसी को कोई डाउट होगा. Let's carry to the next slide. BLAT, the test areas of BLAT. What are the areas that this Banaras Hindu University's law admission test tests in you? The skills that are tested in you, the areas that are tested in you. First of all, they test your general awareness and current affairs. General awareness and current affairs both look similar. The only difference is current affairs is only on daily happenings, and general awareness might not be something which might not be in news, but आपको aware उससे रहने की जरूरत है. General awareness is a subsidiary of current affairs. Legal aptitude, obviously it's a law entrance examination, so legal aptitude is something. Aditi is asking, whom did you send? Okay, no, Aditi is not. Is there any course for BLAT? अच्छा, facts.
this BLAT a course for BLAT and Jamia's law entrance preparation had been recently launched. 25th से classes भी start हो रही हैं and the enrollment is enrollment already start हो चुका है. So yes, there is a course, download GradeUps app. वहां पर आपको इस कोर्स के बारे में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी. मेंटल एबिलिटी, नेक्स्ट जो आपका एरिया टेस्ट होगा दैट वुड बी मेंटल एबिलिटी. मेंटल एबिलिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, एंड ग्राफिकल टेबल्स. ग्राफिकल टेबल्स इट्स DI पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको एक टेबल में डेटा दिया जाएगा एंड दैट डाटा वुड बी इंटरप्रेटेड. मेंटल एबिलिटी में एक थर्ड पार्ट भी होगा दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, LR. इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 30 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पिछले 2018, 2019 एंड 2020 में इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के 30 क्वेश्चंस हैव फीचर्ड इन ब्लैट्स प्रीवियस ईयर पेपर्स. एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का ही नंबर है जो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म रहा है तीनों साल 30 क्वेश्चंस ही इंग्लिश से पूछे गए हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस इन ब्लैट एग्जामिनेशन. द नंबर, ओके, न्यू बैच फॉर ब्लैट and Jamia is starting from 25th of March and the admission is on. Enrollment अभी आप हो सकते हैं. So जो आपका question था that whether there is a specific batch, yes there is a specific batch and the batch would start soon on 25th of March. Remember this date, 25th of this month, 25th of this month, just 3 days left. Today's 22nd. So enroll fast. The number of questions from these areas keeps varying from year to year. हर साल चेंज होते रहते हैं, but as I said, English is the only section जिसमें यूनिफॉर्म नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं, 30 ही रहे हैं तीनों साल, 2018 में भी, 2019 में भी एंड 2020 में भी. Now let's see BLAT previous year 3-year papers section wise analysis. Section wise analysis, ठीक है. I told the 4 sections हैं. इन 4 सेक्शंस का हमने एनालाइज किया है कि 2020 में, 2019 में एंड 2018 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं. लेट्स टॉक अबाउट लीगल एप्टीट्यूड. तो लीगल एप्टीट्यूड में 2018 में देयर वर 50 क्वेश्चंस, इन 2019 इट रीच टू 55 एंड देन इट ड्रॉप टू 40. तो फ्लक्चुएट होता रहा है, इट्स समवेयर अराउंड बिटवीन 40 and 55 इन 3 साल में. एंड रिमेंबर दैट लीगल एप्टीट्यूड इंक्लूड्स लीगल जीके एज वेल. लीगल एप्टीट्यूड में सभी क्वेश्चंस प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले नहीं होते हैं. दैट्स समथिंग लीगल रीजनिंग. एंड लीगल रीजनिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज लीगल एप्टीट्यूड एंड अनदर इज लीगल जीके. सो लीगल एप्टीट्यूड इंक्लूड्स लीगल जीके. इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 30 क्वेश्चंस इन ऑल 3 years. एज आई सेड यूनिफॉर्म नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं. मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड ग्राफिकल टेबल. ग्राफिकल टेबल डिनोट्स DI, डाटा इंटरप्रिटेशन. इसके 40 क्वेश्चंस रहे हैं इन द मोस्ट रीसेंट पेपर. 2019 में इट वाज जस्ट 22 एंड 2018 में इट वाज 40. सो इट हैड आल्सो बीन अंडर सर्टेन फ्लक्चुएशंस. एंड GA एंड करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स. Total of 40 questions were asked in 2020. In 2019 there were 43 questions and 2018 there were 30 questions. ओके, टोटल तो हर साल तीनों 150 रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश सभी बाकी के 3 सेक्शंस में द नंबर हैड बीन सब्जेक्ट टू सर्टेन फ्लक्चुएशंस. नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न ऑफ BHU BLAT 2021? ओके, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पैटर्न? लीगल एप्टीट्यूड में वी कैन नॉट, हमें एक एग्जैक्ट फिगर तो बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकते हैं. सो वी हैव प्रोवाइडेड सर्टेन रेंज, और इस रेंज के अंदर ही ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा. दैट्स आवर डिसीजन आफ्टर एनालाइजिंग दिस पेपर, प्रीवियस 3 years पेपर. तो लीगल एप्टीट्यूड 45 से 55 के बीच में कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे इन लीगल एप्टीट्यूड. If we talk about English comprehension, because it had been uniform, so we think इस बार भी uniform ही रहेगा and the total number of questions would be around 30. Utkarsh is asking this, sir, what is the cost for BLAT course you mentioned just now? I will answer this question in the end of this session. So Utkarsh, stay tuned till the end of this session. I will answer you. Okay. Mental ability, mathematics, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड ग्राफिकल टेबल. टोटल 30 से 40 के बीच कहीं ये क्वेश्चंस का नंबर रहेगा. द रेंज वुड बी बिटवीन 30 to 40. एंड इन जीके जनरल नॉलेज, दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 35 से 40 के बीच में कहीं पर फिगर रहेगा ऑफ द क्वेश्चंस इन 2021. इट इज और
analysis. तो ये these are expected number, not the actual number. That's why instead of providing an actual numerical figure, we are providing a range, जिस range के बीच में उन questions के रहने की उम्मीद है. Total number of questions 150 ही रहेंगे. Now let's talk about the structure of BLAT 2020, the most recent edition of BLAT, that was BLAT 2020. उसमें क्या structure रहा था और किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, हम सब कैटेगरीज की भी यहां पर बात करेंगे. सो इफ वी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स. टोटल 40 क्वेश्चंस रहे थे. दोस 40 क्वेश्चंस में, उन 40 क्वेश्चंस में प्राइमरी टॉपिक्स व हिस्ट्री में भी मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ने सबसे इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कवर किया था. एंशिएंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था. ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चंस थे. इकोनॉमिक्स में भी इंडियन इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन थे. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस थे एंड कुछ क्वेश्चंस इंटरनेशनल इकोनॉमी से भी आ गए थे. करंट अफेयर्स, यस, करंट अफेयर्स हैड ऑलवेज बीन अ मेजर पार्ट. करंट अफेयर्स से भी इसमें क्वेश्चंस थे एक्सेट्रा, और भी बहुत से टॉपिक्स थे, बट दीज वर द प्राइमरी टॉपिक्स इन दिस सेक्शन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स. एंड द लेवल वाज इजी, लेवल वाज क्वाइट इजी. अगर आप डेली करंट हैपनिंग्स से अपडेट रहते हैं, अगर आपने इन स्टैटिक जीके की भी एक अच्छा सोर्स आपने रेफर किया है, देन आपको इस सेक्शन को क्रैक करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी. Now let's talk about the next section, legal aptitude, which constituted a total of 40 questions. उन 40 में से legal reasoning, as I said, legal aptitude is divided into two parts, legal reasoning and legal GK. So legal reasoning में total 6 questions थे from principal fact, and there is an assertion and reason category, जिसमें एक assertion दिया जाता है, एक reason दिया जाता है, and we have to connect between both और बताना है that whether the reason is based on the assertion or not. It is also a part of legal reasoning. 3 questions assertion and reasoning के भी थे. So a total legal reasoning के 9 questions थे out of 40, and the remaining 31 questions were from legal GK. Legal GK that was static as well as current affairs. Legal maxims, you all know, legal maxims are just like idioms and phrases. Idioms and phrases are in English, and legal maxims that are used in legal context when we study in courts or in or legal books. Okay, total 8 legal maxims were asked. 8. It's a big number. 8 legal maxims. So legal maxims एक important part है BLAT का. Legal current affairs obviously 4. इस बार तो there are chances कि 4 से ज़्यादा ही रहे. The total number of questions. Constitution based legal knowledge. Constitution based legal knowledge में क्या क्या आ जाता है? First of all, making of the Indian Constitution, which is constitutional history. Constitutional history. कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था. कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल नॉलेज कैन बी स्टैटिक एज वेल एज करंट. अगर स्टैटिक से क्वेश्चंस आए थे तो वो क्वेश्चंस बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से ही थे. फॉर इंस्टेंस अबाउट द कमेटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की जो 13 कमेटीज थी अलग अलग, उनके बारे में, या फिर सर्टेन क्वेश्चंस दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लैंडमार्क केसेज of Supreme Court, that was also a part of constitution based legal knowledge. Okay, other legal knowledge questions में criminal law से जैसे कोई important section आ गया, for instance theft is defined under which section, या फिर murder is defined under which section. कुछ important sections हैं जो बहुत common होते हैं. तो इस तरह से क्रिमिनल लॉ एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट से भी, टॉर्ट से मैक्सिम्स भी आ गए. इंजूरियस एंड डैमनम्स एंड इंजूरिया बहुत कॉमन मैक्सिम्स हैं. सो इन सभी से क्वेश्चंस आए हैं. दीज ऑल आर लीगल नॉलेज क्वेश्चंस, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन आया था टॉर्ट लॉ से ही, दैट स्लैंडर इज व्हाट टाइप ऑफ डिफेमेशन. डिफेमेशन 3 तरह का होता है. वन इज स्लैंडर, अनदर इज लायबल एंड वन इज इन्वेंडो. ओके, सो टॉर्ट्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो ये दीज आर द लीगल नॉलेज क्वेश्चंस जो आपको अलग अलग फील्ड से, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आते हैं. बट द प्राइमरी सब्जेक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. Okay, let's come to English comprehension section. English comprehension में ये सभी
सब टॉपिक्स थे, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, प्रीपोजिशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ब्स, ईडियम्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव सब टॉपिक्स वर दीज 3 3 4 4 4 4 4. सो ये काफ़ी यूनिफॉर्म वे में बाइफर्केट किया था इन्होंने. एंड द लेवल वॉज ईजी, लेवल वॉज वेरी ईजी. सबसे ईजी लेवल इंग्लिश सेक्शन का ही था और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन भी यही है. टाइम को भी ये आपको कंज्यूम नहीं करता है ज़्यादा, एंड स्कोर करने की भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है. ब्लैट 2020 का नाउ मेंटल एबिलिटी पार्ट. वीर बहादुर इज आस्किंग, सर अगर जीके बिल्कुल नहीं पढ़ी हो अभी तक तो कहाँ से पढ़ें, प्लीज़ बता दीजिए. अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यू कैन रेफर टू द ग्रेडअप ऐप. ग्रेडअप के ऐप पर भी ये जीके आपको काफ़ी प्रोवाइड कर दी. इंपॉर्टेंट जीके की डेली क्विजेज होती हैं, सो यू कैन रेफर टू इट. देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज एज वेल. तो इसके ऊपर हम एक अलग से सेशन लेंगे दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर जीके. बट अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने प्रेजेंट सेशन पे. सो मेंटल एबिलिटी में इंक्लूडेड होता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ग्राफिकल टेबल एंड ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग. टोटल मेंटल एबिलिटी से मतलब लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस थे. मेंटल एबिलिटी को ही हम लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हैं. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड विच इज अ पार्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ वो मेंटल एबिलिटी ही लिखते हैं. तो मैथ से अ टोटल ऑफ 25 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. एंड ग्राफिकल टेबल विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन, उससे टोटल 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. ओके, और इसमें सिर्फ एक ही सेट दिया था, एक टेबल दिया था और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, उस ग्राफ के ऊपर आपसे 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए गए थे. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में HCF एंड LCM, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, लीनियर इक्वेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड एवरेज. these were the primary topics from maths. एंड मेंटल एबिलिटी से एनालॉजिकल पजल्स थी, इसमें न्यूमेरिकल भी थी, अल्फा न्यूमेरिक भी थी एंड स्पेसिफिकली अल्फाबेटिकल भी थी, क्लासिफिकेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशंस. दीज वर द प्राइमरी टॉपिक्स. सो ओवरऑल इस सेक्शन का भी इजी था. जो डिफिकल्टी लेवल था, डिफिकल्टी लेवल वॉज इजी. ओवरऑल पूरा ब्लैट 2020 ही बहुत इजी पैटर्न पर था. एंड जस्ट 2 or 3 months इफेक्टिव प्रिपरेशन कैन गारंटी योर सक्सेस इन ब्लैट. हार्ड नहीं था. सम डाउट्स फ्रॉम प्रीवियस सेशन. ओके, सो ये हमारा ब्लैट का एनालिसिस था अभी, विच वॉज माई प्रीवियस सेशन जोमेटो वाला. उसमें देयर वॉज अ डाउट और मुझे लगा कि वो डाउट एक बार क्लियर करना चाहिए, बिकॉज दैट डाउट वॉज आस्क्ड साइमल्टेनियसली बाय 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स. और उस डाउट के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये डाउट स्टूडेंट्स में रहता ही है, बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं भी डाउटफुल होता था उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पर. तो उस डाउट को मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज ये डाउट सिर्फ ब्लैट के लिए ही नहीं, एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए दिस डाउट नीड टू बी रिजॉल्व्ड. इससे ऊपर क्वेश्चन आते हैं. सो द डाउट वॉज, जोमेटो वाला जब हम सेशन डिस्कस कर रहे थे, स्टूडेंट आस्क्ड कि असॉल्ट, मतलब स्टूडेंट आस्क्ड इन कमेंट्स, तब डायरेक्टली लाइव चैट में नहीं पूछा था, बट आई थॉट कि इस डाउट को मैं लिखकर नहीं, मैं बताकर ही रिजॉल्व करूंगा, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट डाउट, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेरी. असॉल्ट बैटरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एंड हैरेसमेंट. एक स्टूडेंट ने पूछा था कि असॉल्ट, बैटरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड हैरेसमेंट में फर्क क्या है. ही वाज सेइंग कि असॉल्ट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेम है एंड बैटरी एंड हैरेसमेंट सेम है. सो लेट मी टेल यू कि क्या डिफरेंस है. ऑल्दो yes, these two and these two are similar but they are not same. There is a thin line of differentiation जो मैं बताऊंगा. assault मैंने बताया था. assault क्या है? assault is mental apprehension of a physical injury. हम कह सकते हैं it is a mental apprehension of battery. apprehension means fear. सो असॉल्ट क्या है? असॉल्ट हमेशा मेंटल होता है. असॉल्ट जब हमारे माइंड में एक फिजिकल इंजरी का, जिसको हम बैटरी कहते हैं इन लीगल टर्मिनोलॉजी, उसका फियर आ जाता है तब हम उसे असॉल्ट कहते हैं. असॉल्ट इज मेंटल एप्रीहेंशन और मेंटल फियर ऑफ बैटरी. अब स्टूडेंट ने कहा क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी सेम चीज होती है. क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी तो धमकी देना ही होता है ना. क्रिमिनल इंटिमिडेशन मींस किसी को एक क्राइम, उस इंसान के अगेंस्ट क्राइम करने के लिए उसको डराना, उसको इंटिमिडेट करना.
द डिफरेंस इज कि असॉल्ट हमेशा हमारी बॉडी पर होता है, मतलब असॉल्ट इज मेंटल एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी टू आवर बॉडी, कि मुझे ये चोट पहुंचेगी, बट criminal intimidation can be mental apprehension, means mental fear of injury to my body, to my loved one's body, or to my property. So it is fear to property as well. इंजरी टू प्रॉपर्टी का भी फियर हो सकता है. सो अगर आपको प्रिंसिपल फैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको फैक्ट्स में एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी गई है, इफ द थ्रेट इज ऑन दैट, जो इंसान केस कर रहा है उसी इंसान की बॉडी को थ्रेट है फिजिकल इंजरी का, देन इट्स असॉल्ट. एंड अगर कि उस इंसान की किसी प्रॉपर्टी को या उस इंसान के किसी रिलेटिव को, किसी जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, एक लव्ड वन को अगर थ्रेट है, तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो जाता है. सेकेंडली, असॉल्ट कैन बी टॉट एज वेल एज बैटरी, एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज ऑलवेज अ क्राइम. ये आईपीसी में ही होता है. इट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज नॉट लिस्टेड इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स. आई होप इन दो का डिफरेंस तो क्लियर हो गया है. Assault is fear to that particular person's body, and criminal intimidation is fear to that particular person's body, that person's property, or any other person in whom that person is interested. That's the first difference. And the second difference is assault can be taught as well as battery, while criminal intimidation is always assault can be a tort as well as a crime, while criminal intimidation is always a crime, never a tort. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरी. एक स्टूडेंट ने कहा कि बैटरी एंड हैरेसमेंट दोनों फिजिकल होती हैं, फिजिकल इंजरी होती है, तो दोनों सेम है. द डिफरेंस इज बैटरी इज ऑलवेज फिजिकल. बैटरी क्या है? अगर किसी को मैंने स्लैप कर दिया, धीरे से धक्का भी मार दिया, दैट इज बैटरी. बैटरी इज समथिंग, अ फिजिकल फोर्स, अ फिजिकल फोर्स विच इज अनजस्ट इज बैटरी. एन अनजस्ट फिजिकल फोर्स. अंडरस्टैंड? बैटरी क्या है? बैटरी इज एन अनजस्ट फिजिकल फोर्स यूज्ड ऑन अ पर्सन्स बॉडी. असॉल्ट बैटरी का ही डर है. जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी से पहले ए आता है, वैसे ही 90% केसेस में बैटरी से पहले असॉल्ट आता है. पहले मैं किसी को धमकी दूंगा तभी तो मैं उसको स्लैप करूंगा ना, कि पहले जैसे ही मैंने किसी को धमकी दी दैट आई विल स्लैप यू, मैंने असॉल्ट कमिट कर दिया. मैंने उसके माइंड में फियर डाल दिया दैट उसके साथ एक फिजिकल इंजरी, एक अनजस्ट फिजिकल फोर्स उसके ऊपर यूज होने वाली है. अब जैसे ही मैंने उसको एग्जैक्ट स्लैप किया, दैट असॉल्ट इज कन्वर्टेड इनटू बैटरी. वो फिजिकल वो जो मेंटल फियर है, वो मेंटल फियर रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, बैटरी हो गई. सो जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी से पहले आता है, इन 90% केसेस असॉल्ट बैटरी से पहले आता है. बट देयर आर सम केसेस जहां पर डायरेक्टली बैटरी हो जाती है. जैसे मैंने सडनली किसी को स्लैप कर दिया, उसको मैंने धमकी दी नहीं, यहां पे असॉल्ट नहीं, सीधे बैटरी हुआ. नाउ बैटरी एंड हैरेसमेंट में क्या डिफरेंस है? सो हैरेसमेंट कैन बी मेंटल एज वेल. मेंटल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट. हैरेसमेंट मेंटल भी हो सकता है. बैटरी इज ऑलवेज एन अनजस्ट फिजिकल फोर्स. फिजिकल फोर्स मींस बैटरी इज फिजिकल. तो ये डिफरेंस है बैटरी एंड हैरेसमेंट में. दूसरा डिफरेंस वही है जो असॉल्ट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन में था. हैरेसमेंट इज ऑलवेज अ क्राइम एंड बैटरी कैन बी अ क्राइम एज वेल एज अ टॉर्ट. ओके, आई होप वो डाउट क्लियर हुआ. Okay, Pranjal Bhardwaj, form of discrimination, it includes any unwanted physical or verbal behavior. Yes, harassment is a verbal behavior as well. That was I was saying. कि harassment can be physical or mental, but battery is always physical. Battery is an unjust physical force. Now there was one more doubt. A student was asking that IPC is completely divided in many sections, but उसमें एक बहुत important section आपके law entrance examination के point of view से है. Offenses against property. Against property. And there are total 5 ऐसे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. दैट इज थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, dacoity, and criminal misappropriation. Appropriation.
एक स्टूडेंट ने यही पूछा था, एक पर्टिकुलर फैक्ट उसने बताया, एंड दैट फैक्ट वाज रिजेंबल्ड लाइक एन एक्सटॉर्शन बट इट वाज अ थेफ्ट. तो मैं एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन से ही इन पांचों के बीच का डिफरेंस बता दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉइटी और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब प्रिंसिपल फैक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं कि वो पर्टिकुलर फैक्ट थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकॉइटी है या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है. सभी में एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है, सभी सिमिलर लगते हैं. Theft is something which is dishonestly removing a movable property out of someone's possession. तो ये possession के against होते हैं सभी crimes. Offenses against property are always against possession and never against ownership. ठीक है? So theft is removal of a movable property out of a person's possession without his consent. तो theft में मैंने क्या किया, A ने, मैं अपना ही बताता हूं, फॉर इंस्टेंस मैंने किसी इंसान के पोजेशन से एक प्रॉपर्टी निकाल ली, मतलब वो प्रॉपर्टी मैंने भले ही मैं अपने पास ना लेके गया, फॉर इंस्टेंस ए बी के पोजेशन से उसका मोबाइल फोन निकाल के लेके जाता है एंड वो कहीं फेंक देता है या सी को देता है, सो द रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है, सो थेफ्ट इज कमिटेड. वही प्रॉपर्टी अगर ए अंडर फियर, अंडर अ थ्रेट के, एक्सटॉर्शन आपने हिंदी में सुना होगा जिसे हफ्ता वसूली कहते हैं. तो एक्सटॉर्शन में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी वो पर्सन खुद देता है, जिस इंसान की प्रॉपर्टी है वो खुद अंडर अ फियर रॉन्ग डूअर को वो प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर करता है. सो यहाँ पर डायरेक्टली जो रॉन्ग डूअर है वो, और जो कमिटर है ऑफेंस कमिट करने वाला, वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन निकालता है. यहाँ पर प्रॉपर्टी का पोजेशन वो पर्टिकुलर पर्सन देता है. रॉबरी जब एक्सटॉर्शन या थेफ्ट ही कमिट होता है, बट देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ और थ्रेट ऑफ अ ग्रीवियस हर्ट. फॉर इंस्टेंस गन पॉइंट पर किसी से कोई चीज लेना, तो वही थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन व्हेन रॉबरी इज कमिटेड बाय मोर देन 5%, 5 और मोर देन 5%, देन द रॉबरी इज कन्वर्टेड इनटू डकॉइटी. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सबसे अलग है. जैसे अगर सड़क पर चलते हुए मुझे एक पर्टिकुलर अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट मिला, फॉर इंस्टेंस किसी का वॉलेट मिला, मैंने उस वॉलेट को अपने पास रख लिया, सो इट्स क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. यहां पर क्या हुआ, द प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन रिमूव फ्रॉम समवन्स पोजेशन, वो किसी के पोजेशन में थी ही नहीं, वो एक अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट था जो मैंने अपने पोजेशन में ले लिया, बट मैंने किसी के पोजेशन से निकाला नहीं. दैट्स क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, मिसअप्रोप्रिएटिंग समवन अदर्स प्रॉपर्टी इन माय ओन बट नॉट रिमूविंग इट फ्रॉम दैट पर्सन्स पोजेशन. अगर पोजेशन से रिमूव हुई है तो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या डकॉइटी होगा. एंड अगर ये पोजेशन से रिमूव नहीं हुई है, ऑलरेडी किसी के पोजेशन में नहीं थी, देन इट वुड बी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. हाँ, दैट्स ऑल प्रंजल. सेक्शन 378, 383, 403, 415, 405. हाँ, these are the sections of the particular offenses that you have mentioned. Now let's discuss some questions of principal fact category. Okay, we will discuss just 5 questions, because in 5 questions से हम इसमें जो principles है ना, the principle is something which is common to all examination. principle ये examination अपनी तरफ से नहीं देते हैं, that principle ये अलग अलग law books को copy paste करते हैं, and facts इनका अपना होता है. fact can be hypothetical, fact can be based on a particular judgment, a particular case. तो Krishwin is asking difference between theft and robbery. Krishwin, when a theft is committed and उस theft में आपकी लाइफ को या फिर आपकी लाइफ को या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट होने का खतरा है, तो वो रॉबरी हो जाता है. थेफ्ट चोरी छिपे होता है. अगर मैं आपसे गन पॉइंट पर थेफ्ट करूं तो वही थेफ्ट रॉबरी कहलाती है. रॉबरी विच मीन्स लूट, हिंदी में लूट कहते हैं उसे. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी. थेफ्ट या एक्सटॉर्शन में से कोई भी चीज जिसमें साथ साथ आपकी लाइफ को भी थ्रेट हो जाए, देन थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इज नोन एज रॉबरी. द इंग्रेडिएंट्स आर सेम. ओके, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन. प्रिंसिपल पढ़ते हैं पहले. एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड. ओके, वॉइड एग्रीमेंट्स का यहां पे बता दिया है प्रिंसिपल में कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द फैक्ट. Fact says that Rohit agrees to sell one of his bets to Dhawan for an amount decided by Kohli. यहाँ पे 3 लोग हैं. रोहित ने एग्री किया कि वो धवन को अपना बेट सेल कर देगा एंड द अमाउंट वुड बी डिसाइडेड बाय कोहली. दिस अमाउंट वगैरह कुछ नहीं बता रखा है. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सर्टेन एंड हेंस इट इज वैलिड. द एग्रीमेंट बिटवीन द टू इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अ थर्ड पार्टी, दैट इज कोहली, हैड इंटरफेयर्ड इन इट.
the meaning of the agreement is uncertain, making it void, or there is no contract as no written agreement is signed. What is the right answer? Navne is saying C, Yashasvi bhi C bata rahi hai. The meaning of the agreement is uncertain, making it void. Let's see what is the right answer. Everyone is saying C. Yes, C is the right answer, and C is the right answer because अब एग्रीमेंट का मीनिंग अनसर्टेन क्यों है? द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज अनसर्टेन बिकॉज द अमाउंट हैड नॉट बीन डिसाइडेड. ना तो रोहित उस अमाउंट को डिसाइड करेगा, ना ही धवन उस अमाउंट को डिसाइड करेगा. मतलब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट डिसाइड द अमाउंट. अमाउंट कोहली डिसाइड करेगा, एक थर्ड पर्सन, एंड द अमाउंट इज नॉट डिसाइडेड येट. मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो अनसर्टेन हो गया. देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट. So because of that uncertainty the contract is void. Because एक agreement जिसका meaning uncertain है या जिसका कोई भी एक particular उस agreement का एक particular clause uncertain है, then वो पूरा agreement void हो जाएगा. Although यहाँ पर option B जो कि कह रहा है the agreement is void because a third party Kohli had interfered in it is wrong. एक third party भी interfere कर सकती है with the consent of the both parties. अगर एक contract में जो दो parties, रिमेंबर पार्टीज हमेशा दो होती हैं, साइड्स हमेशा दो होती हैं, पार्टीज कितनी भी हो सकती हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो साइड होती हैं, ए साइड एंड बी साइड, बट पार्टीज कैन बी एनीवन, कितनी भी हो सकती हैं, एनी नंबर हो सकता है. इस साइड भी 3-4 लोग हों, इस साइड भी 3-4 लोग हों. पार्टीज आर ऑलवेज टू. पार्टीज कैन बी मल्टीपल बट साइड्स आर ऑलवेज टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिंसिपल सेज दैट पोजेशन एंड ओनरशिप. ओके हमेशा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव मैनर है कि हम कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स निकाल लें प्रिंसिपल से. ये जो मैं प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहा हूं ना, these principles have been asked in different examinations. ब्लैट में भी ये प्रिंसिपल्स आस्क किए गए हैं, और प्रिंसिपल्स आपको सीधे लॉ बुक से कॉपी पेस्ट करते हैं एग्जामिनेशन. प्रिंसिपल्स आर नॉट हाइपोथेटिकल. सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में आपको ये प्रिंसिपल्स मतलब कहीं से बनाए भी जाते हैं, ये अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल भी बनाए थे. सो पोजेशन एंड ओनरशिप आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. While the former is physical, the latter is legal. So possession is something physical. Possession, for instance, I am in possession of this studio. It is physical. Ownership is legal. The owner of this studio is someone else. I am not the owner. So he is owner on papers, and I am possessor because I am physically present in this studio. So possession and ownership are two different sides of a same coin. While the former is physical, the latter is legal. Read the facts and tell me what is the right answer. Ram and Rajesh were business partners and close friends. Rajesh often used to visit outstations for attending meetings regarding their business, while Ram used to stay at their office headquarters for traveling purpose. Rajesh used a car that was registered in Ram's name. Okay. One day while Rajesh was driving that car, he killed a person who was trying to cross the road. When sued by him in the court, Rajesh pleaded that he was not the owner of that car. What is the right answer? Everyone is saying D. Let's see. Okay, मैंने D दिखा दिया. Sorry, my mistake. हाँ, तो इसमें बिकॉज यहाँ पर ये तो पूछा ही नहीं गया दैट वेदर ही वुड बी लायबल और नॉट फॉर द क्राइम. आपको पोजेशन और ओनरशिप का प्रिंसिपल निकालना है बिकॉज द प्रिंसिपल इज समथिंग नॉट फ्रॉम लॉ ऑफ क्राइम्स. क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल नहीं है, तो आंसर भी क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए यहां पे आंसर डी है. अदरवाइज राजेश शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द हीनियस क्राइम ही कमिटेड अंडर सेक्शन 304A व्हिच सेज एक्सीडेंटल डेथ. एक्सीडेंटल डेथ यहां पर हुई है, तो ए इज द राइट आंसर. राइट क्यों है? क्योंकि स्टेटमेंट राइट है. इट इज द राइट स्टेटमेंट बट नॉट द करेक्ट आंसर. क्योंकि प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है ना. अगर वी हैव अ प्रायर लीगल नॉलेज, हमें पहले से पता है, तो वी नो कि राजेश ने जो क्राइम कमिट किया है दैट इज अंडर 304A ऑफ IPC. बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल टू द फैक्ट्स, डी ही राइट आंसर है. दैट राजेश इज द पोजेसर क्योंकि राजेश के पास फिजिकली वो कार है, एंड राम इज द ओनर. ओके, Question number 3 is principle says that defamation is an injury on a person's reputation. एक इंसान की reputation पे defamation injury होती है. Defamation means degradation of someone's fame. The defamatory statement must be published in order to constitute the offense of defamation. So an essential ingredient for the offense of defamation is the statement should be a published one. Publication simply means एक थर्ड पर्सन की नॉलेज में आ गया, अदर देन द पर्सन हु इज डिफेमिंग एंड द पर्सन हु हैड बीन डिफेम्ड. राहुल विल सक्सीड इन गेटिंग जस्टिस बिकॉज द न्यूज़पेपर हैड डिफेम्ड. आपने फैक्ट्स पढ़े?
let's read the fact first. Rahul was a great and reputed politician in his country and everyone respected him. In addition of being a politician, he was a social worker and a mass leader too. A newspaper named The Express published an article that alleged Rahul to be involved in a corruption scam, in which the later got convicted by the court after the completion. And this would be the last question. Okay, मैंने इसमें भी आंसर दिखा दिया है, सॉरी, बट लेट्स सी कि वो राइट आंसर आया क्यों. बिकॉज यहाँ पर बी राइट आंसर है, विच सेज दैट राहुल विल नॉट सक्सीड बिकॉज वॉट एवर द न्यूज पेपर पब्लिश्ड वॉज ट्रू. ये ट्रू क्यों था? इफ यू हैव रीड द फैक्ट्स तो आप समझ जाएंगे दैट वॉज ट्रू बिकॉज कोर्ट हैड कन्विक्टेड राहुल. और कोर्ट एक बार कोर्ट ऑफ लॉ कोई बात बोल देती है, सो दैट इज डीम्ड टू बी ट्रू. अगर कोर्ट का जजमेंट हमेशा ट्रू माना जाता है, न्यूज़पेपर में छपी हुई बातें ट्रू नहीं मानी जाती हैं. सो इफ कोर्ट वुड हैव एक्विटेड हिम, कोर्ट इस क्राइम के लिए, करप्शन स्कैम के लिए राहुल को एक्विट कर देती, देन यहां पे आंसर होता दैट द न्यूज़पेपर वुड बी लायबल फॉर डिफेमेशन. बट क्योंकि कोर्ट ने न्यूज़पेपर की कही हुई बात को ट्रू डिक्लेयर कर दिया बाय इट्स जजमेंट, जिसमें उसने उसको कन्विक्ट किया, दैट्स वाई राहुल कैन नॉट sue the newspaper for defamation. There are 2 more questions, but due to shortage of time, हमको 2 more questions skip करने पड़ेंगे. And let's move to the final slide. GradeUp ने the course जो आप पूछ रहे थे, the course is launching soon, and this course is for all. This course is for BHU, Jamia, Allahabad University, and Aligarh Muslim University. The course is launching on 25th of March. All the details would be available on GradeUp's website. और GradeUp Super के थ्रू आप इस कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. A crash course for BHU BLAT, Jamia, Allahabad University and Aligarh Muslim University. इन सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको एक सिंगल पैकेज मिलेगा in this course that would launch on 25th of March. GradeUp सुपर के बारे में आपको पता ही है, जस्ट लाइक जैसे Amazon प्राइम एंड नेटफ्लिक्स होते हैं विच प्रोवाइड्स यू सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स वेब सीरीज. आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं फिर आप उसमें कुछ भी देख सकते हैं. वैसे GradeUp सुपर का आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे जिसके बाद आप GradeUp के किसी भी एक्टिव कोर्स को आप देख सकते हैं, कितनी भी बार आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं. GradeUp सुपर 4 months, 6 months एंड 18 months के पैकेज में आता है. विच एवर सुटेबल फॉर यू कैन गो फॉर इट. ब्लैट नाउ जो ब्लैट का आपका 2020, 2019 एंड 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आप इसको GradeUp के ऐप पर गो थ्रू कर सकते हैं. द पेपर अलॉन्ग विद डिटेल्ड सॉल्यूशन इज गिवन ऑन GradeUp's ऐप. As well as इन्हीं previous year papers के पैटर्न पर GradeUp is also providing mocks which are available on its app. So you can go through BLAT previous year papers on GradeUp's app. And the sale of the month is that 30% तो running discount है ही. And if you will use my code, मेरा name in the promo code, then आपको GradeUp के ऑफर पे, GradeUp के कोर्स पे 45% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. क्लॉक इज टिकिंग. अवेल द ऑफर नाउ बिकॉज टाइम इज लिमिटेड एंड ये पता नहीं है कब तक ऑफर चलेगा. बट एट प्रेजेंट यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 45% बाय यूजिंग माई नेम. The coupon code is Sarthak, SARTHAK. Okay, so it is the extra discount that you can avail by using my coupon code, my name, Sarthak, in GradeUp's course available on its app. From where are you preparing static legal portion? Okay, because I am a law student, so it's this. I don't think that this question is for me. But yes, static legal portion can also be prepared from GradeUp's app. For me, because I am a law student, so I have prepared it from my college, my university. And before that, I referred certain sources for my preparation for the static GK portion. So practice mock with green card and get up to ₹500 cashback. Okay, green card is something जो आपको mock test provide करता है. By availing to green card, आप GradeUp के ऐप पर डिफरेंट मॉक्स जैसे BHU मॉक, ब्लैट मॉक, क्लैट के मॉक्स, एलैट के, स्लैट के, सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के डिफरेंट मॉक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑन GradeUp's ऐप. एंड दो मॉक्स कैन बी अंडर योर बाउंटी इफ यू हैव अ ग्रीन कार्ड फ्रॉम GradeUp. तो GradeUp का ग्रीन कार्ड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्रेप का प्राइम टाइम सेल, प्रेप का क्योंकि प्राइम टाइम चल रहा है और इस प्राइम टाइम पर GradeUp सोने पर सुहागा लेकर आया है सेल लेकर. तो इस सेल का आप फायदा उठा सकते हैं. इट्स योर डिसीजन, बट GradeUp इज ऑफरिंग समथिंग
which a smart person should avail. How to avail offer? Step 1, navigate to the selected exams green card page. First of all, download GradeUps app. वहाँ पर आप ग्रीन कार्ड पेज पर जाएंगे. आफ्टर गोइंग टू द ग्रीन कार्ड पेज, यू हैव टू परचेज एनी ग्रीन कार्ड सब्सक्रिप्शन, विच एवर कोर्स यू आर प्लानिंग फॉर लॉ. जैसे फॉर इंस्टेंस यू आर फॉर BA LL.B, दैट इज 5 years लॉ प्रोग्राम, तो आप ग्रेडअप के ग्रीन कार्ड पेज पर ग्रीन कार्ड सब्सक्रिप्शन में जाएंगे एंड यू वुड परचेज दैट पर्टिकुलर एग्जाम्स ग्रीन कार्ड, दैट इज लॉ, CLAT एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ग्रीन कार्ड. Add your details to the Google form and earn cashback. आपको सिर्फ Google form पे अपनी details add on करनी है after subscribing to the GradeUps card and you can earn the cashback up to 500 rupees. The green card is not a costly set of affair. You can get its detail on GradeUps app. So go through it. Okay, and this course daily interactive quiz is also provided on GradeUps. एट 6 PM ग्रेडअप के टेलीग्राम चैनल पर एक डेली इंटरैक्टिव क्विज होती है, जिसमें आपका भी इंटरेक्शन होता है, फैकल्टी का भी इंटरेक्शन होता है एंड आपकी ऑब्वियसली प्रिपरेशन होती है. फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल एट दीज नंबर्स एंड रिमाइंडर के 25 मार्च को ग्रेडअप का एक न्यू कोर्स, ऑल न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड दिस कोर्स इज फॉर ऑल, फॉर BHU, फॉर जामिया, फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज लॉ एडमिशन टेस्ट्स. Okay, bye bye. Hope this session was something worth watching.